हेलो एंड वेलकम टू लर्न एंड मूव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 5th चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने। आज से लगभग 50 साल पहले से हम क्या देख रहे हैं कि अपने शासकों का चुनाव करने के लिए हम वोटिंग करते हैं, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने का जो प्रोसेस था ऐसा नहीं था। उस समय क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था और फिर राजा बन जाते थे। इन यज्ञों में से एक था अश्वमेध यज्ञ। यह एक ऐसा यज्ञ होता था कि इसमें एक घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था राजा के लोगों के देखरेख में, और यह घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था, यदि उस राज्य के राजा ने इस घोड़े को रोक लिया तो उसको अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। यदि उसने उसको जाने दिया, फ्रीली जाने दिया अपने राज्य से, तो इसका मतलब है कि ये अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। फिर क्या करता था, वो जो राजा अपने राज्य से इन घोड़े को जाने देते थे, उस राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ जो होता था इसमें विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न होता था। इसमें अलग अलग तरह के पंडित आते थे, ब्राह्मण आते थे। इसके लिए राजा उनको उपहार देते थे। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली होता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का जो होता था वो मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन पे या फिर बाकी खाल पे बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वह उसका सहचर होता था, मतलब वो हमेशा उसके साथ रहता था। और यज्ञ के अवसर पे जो सारथी होता था वो राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया करते थे, मतलब कि क्या क्या राजा ने जीता है उन सब का वो गा के बताते थे। राजा के सगे संबंधी, खास कर उसका जो रानी और पुत्र होते थे, वो छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। और जितने भी आमंत्रित राजा थे उसका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान किया करते थे। और जो वैश्य होते थे वो लोग भी सामान्य उपहार लेके आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि शूद्र क्या है, वैश्य क्या है। अभी है वर्ण। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। मतलब ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद रचे गए उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा है उत्तर वैदिक ग्रंथ में? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी कई सारे वेद हैं इसके अंदर। पुरोहित द्वारा रचित इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधि बताई गई है। उस समय समाज में कई समूह थे। समाज में बहुत तरह के लोग थे, जिसमें कि पुरोहित, योद्धा, किसान, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल बनाने वाले, बहुत लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली लोग थे, वहीं पे किसान और व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे, ये लोग गरीब थे। तो पुरोहित ने क्या किया कि लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया, 4 वर्गों में डिवाइड किया, जिसे कि वर्ण कहा गया। लोगों को पहले 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे कि वर्ण कहा गया। ये किसने किया? पुरोहितों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य, सारे वर्ण के सारे लोगों के अलग अलग मतलब काम डिवाइड कर दिया कि ये वर्ण के लोग ये काम करेंगे। तो इसमें से पहला वर्ण बनाया ब्राह्मणों का। उसका काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, और उनके लिए उसे उपहार मिलता था। जो पहला वर्ण था वो तो ब्राह्मण का, ये क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ कराते थे, इसके लिए किसको उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिसे कि क्षत्रिय भी कहा जाता था। इसका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरा था वैश्य या फिर विष। इसमें से क्या आते थे? किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य जो थे, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और एक जो लास्ट वर्ण था वो था शूद्रों का। इसका काम जो था, ये जो तीनों वर्ण हैं, तीनों वर्ण ने हो गए कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों का सेवा करना इसका काम था। इन्हें कोई अनुष्ठान ये जो शूद्र थे, इनको कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। और औरत को भी उसमें शूद्र ही माना गया था, इसलिए महिलाओं और शूद्र को वेद का अध्ययन भी करने का अधिकार नहीं था। तो 4 हो गए, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 हो गया। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा हो गया शूद्र। अभी नेक्स्ट देखते हैं। पुरोहितों ने जो ये वर्ण व्यवस्था बनाया,
इसका निर्धारण जो हुआ जन्म के आधार पर होने लगा। जन्म के आधार के मतलब कि यदि ब्राह्मण के घर में यदि कोई जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही होगा, उसका काम वही होगा, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्गों में कुछ जैसे कि शिल्पकार है, कोई शिकारी है या भोजन संग्राहक में है, तो इनको अछूत माना गया। साथ ही इनमें वो लोग भी आए जो सबको जलाने का काम करते, इन सबों को अछूत माना गया। अछूत मतलब कि इनके संपर्क में आने से ही लोग अपने आप को अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने क्या किया कि जो ब्राह्मण द्वारा ये वर्ण व्यवस्था बनाया गया इसको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा जो थे स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, जो कि इसमें शूद्र को नहीं था और महिलाओं को नहीं था। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो इसमें हमने सीखा कि वर्ण व्यवस्था क्या था और इसमें कौन कौन से वर्ण बनाए गए। तो पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अभी नेक्स्ट है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होके क्या होते थे, वो जनपदों के राजा होने थे। जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह। जन मतलब होता है लोग, यानी लोगों की जो बसने की जगह है उसे जनपद कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें से कुछ प्रमुख जगह हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसे फसल भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थल में जो था कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिला है, जिसमें कि चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है, एक ये बर्तन दिया हुआ है, ये बर्तन दिया हुआ है, ये था पतली सतह की सुंदर चिकने से। इसको क्या करते थे उस समय खास मौके पर लोगों को भोजन परोसने के लिए इसका यूज में लाया जाता था। अब है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो कि मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनपद थे उसको महाजनपद कहने लगा। अधिकतर महाजनपदों की जितने भी महाजनपद होते थे उसका एक कैपिटल होता था, राजधानी होता था। और ये जो कैपिटल होते थे इसके किलेबंदी की जाती थी, मतलब कि इसका जो बाउंड्री होता था चारों तरफ के लकड़ी या ईंट या फिर पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवार से घिरे होते थे। किलाओं को देखते हुए ऐसा लगता था कि वहाँ के जो राजा थे दूसरे राजा के अटैक के डर से इन्होंने चारों तरफ किले का निर्माण कराया था। वो अपनी राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाया करते थे। इसमें से एक तो वो दूसरे के डर से बचने के लिए ये बनवाते थे, और दूसरा कारण था कि अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए भी ऐसे दीवारों का निर्माण कराते थे, और इससे शक्ति का भी प्रदर्शन किया करते थे। इस तरह से जो किले के अंदर रहने वाले लोग थे उस पर नियंत्रण करना भी ईजी हो जाता था। और विशाल दीवार के बनाने के लिए ऐसा लगता है कि उस समय एक लार्ज योजना बनाने की आवश्यकता होगी। इसमें से लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ा होगा। इसमें इतना बड़ा दीवार बनाने के लिए बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चों का मतलब परिश्रम करना पड़ा होगा। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता, मतलब संसाधन बोले तो ईंट पत्थर, जितना भी निर्माण में आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भी ज़रूरत पड़ा होगा। अब क्या होने लगा, महाजनपद होने के बाद क्या होने लगा, राजा अपनी सेना अस्थायी रूप से रखने लगे। सिपाहियों को फिर वो वेतन देने लगे, और वेतन के रूप में वो उनको सिक्के दिया करते थे या फिर कुछ खाने पीने के लिए दिया करते थे। ये आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कौशाम्बी का दीवार दिया हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। नेक्स्ट है कर। कर मतलब टैक्स। महाजनपद के जो राजा होते थे वो विशाल किले बनवाते थे और बहुत बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए क्या होता था, उनको संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। और महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर उपहार, पहले क्या होता था, लोग टैक्स नहीं देते थे, लोगों के लिए उपहार लाते थे, उसी से राजा का काम चलता था। लेकिन अभी क्या किया राजाओं ने,
उपहार पे वो डिपेंड ना होकर एक नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। उन्होंने फिक्स कर दिया कि सबको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ गया। तो उसने फसलों पे जो कर लगाए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उस समय मैक्सिमम लोग किसान ही थे। तो टैक्स पे उन्होंने 1/6 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में लेने लगे। मतलब यदि कोई किसान 6 केजी अनाज उपजाता है तो उसका 1 केजी टैक्स में जाएगा। ये तो किसानों पे था। अगला था जो कारीगर लोग थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। उन्हें क्या होता था कि महीने में एक दिन राजा के घर में, राजा के महल में काम करना पड़ता था, यही उसका टैक्स था। नेक्स्ट है पशुपालक। पशुपालक को जानवर या फिर उसके उत्पाद के रूप में जो भी लोग, जैसे कि जानवर से यदि दूध प्राप्त हुआ तो वो दूध वहाँ पहुँचाना पड़ता था राजा के पास। व्यापारियों को जब सामान खरीदते या बेचते थे तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। और जो आखेटक मतलब शिकारी थे उसको भी, और जो जंगल से लकड़ियाँ जमा करते थे उनको भी वो चीज़ें राजा के यहाँ टैक्स के रूप में देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़ा परिवर्तन हुआ। पहला ये हुआ कि लोहे के फाल जो थे अब लोहे के बनने लगे थे। पहले क्या होता था, लोहे का फाल लकड़ी का होता था, जिससे कि खेत को जोतने में परेशानी होती थी। लेकिन जब लोहे का फाल आ गया, इससे खेत को आसानी से जोता जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि फसल की उपज बढ़ गई। अभी दूसरा परिवर्तन क्या आया था कि लोगों ने धान का रोपना शुरू कर दिया। मतलब पहले क्या होता था, खेतों में बीज को छिड़क दिया और ये इसी से धान उपजाते थे। लेकिन अब क्या करते थे, धान के पौधे को तैयार करके उसको फिर उखाड़ के रोपते थे, जिससे कि क्या हुआ, पहले की तुलना में ज़्यादा पौधा जीवित रहने लगा और इससे पैदावार भी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि कमर तोड़ परिश्रम जो करना पड़ता था उससे भी छुटकारा मिल गया। सूक्ष्म निरीक्षण में पहला है मगध। मानचित्र में मगध ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। मगध बेसिकली अभी का जो बिहार है वो पहले मगध था। तो लगभग 200 साल के भीतर जो है मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी, जिससे कि क्या था कि इसमें यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये दोनों नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो था जंगल से भरा हुआ था और जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़ के उसे ट्रेनिंग दे के सेना में काम लाया जाता था। यही नहीं, यहाँ पे क्या होता था, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में लो एस की बहुत ज़्यादा खदानें थी, जिससे कि मजबूत औजार और हथियार बनाया जाता था। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, फर्स्ट बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए इन्होंने हर संभव साधन अपनाया था। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था मगध का ही। उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अभी जो पार्ट है वहाँ तक। बिहार में जो राजगीर है, अभी का राजगीर, पहले कई साल तक क्या हुआ, मगध का राजधानी रहा। उसके बाद पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है उसको राजधानी बनाया गया। मतलब मगध की राजधानी पहले, अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मगध की राजधानी पहले कहाँ थी, तो राजगीर, और बाद में उसको पटना बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, जब मेसोडोनिया का राजा सिकंदर वो विश्व विजय करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। वो पूरी तरह सफल नहीं होने के बाद भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ वो भारत तक आ गया और ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर मतलब कूच करने के लिए अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया तो उसके सिपाही ने मना कर दिया। वो उस समय मगध के राजा शासकों का इतना डर था, मतलब उनके पास इतना सेना था, पैदल सेना, रथ सेना और हाथी थी, कि इन सबको जो सुना था उन्होंने, तो सिकंदर के सिपाहियों ने ये सब बातें सुनकर उस नदी को, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अभी दूसरा जनपद है बज्जी। ये भी मगध के ऊपर है, बिहार में ही था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था, जो अभी का मतलब वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो पहले बज्जी था, जिसका कि राजधानी वैशाली था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण क्या होता है, गण शब्द का प्रयोग होता है जब कई सदस्य का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसके लिए गण का प्रयोग करते हैं। और संघ होता है जब वही सब लोग एक सभा का निर्माण करते हैं या संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसे संघ कहा जाता है। गण या संघ में क्या होता है, कई शासक होते थे
वो कभी कभी एक साथ शासन करते थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। तो उसमें जितने भी एक संघ में जितने भी लोग होते थे वो सभी राजा होते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में एक साथ बैठ के बातचीत करते थे, बहस करते थे। वाद विवाद के जरिए वो कोई फैसला लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शत्रुओं से के जो आक्रमण होते थे उससे निपटने के लिए ये भी मिलकर ही चर्चा करते थे। स्त्री, दास और कम्मार को इन सभा में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। मतलब यहाँ के सिर्फ राजा इस सभाओं में हिस्सा लेते थे, लेडीज़ को और जो उसके गुलाम हैं उनको इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। बुद्ध तथा महावीर थे जो दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर, बुद्ध थे बौद्ध धर्म के निर्माणकर्ता थे और महावीर जैन धर्म के। यहाँ है बज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय क्या है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने बहुत सारा एक्सप्लेन किया है। ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। इसके लिए वो पहले तो बज्जी देश पे आक्रमण करना चाहता था, इसलिए उसने बुद्ध के पास अपने मंत्री को सलाह के लिए भेजा, एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। बोला बज्जी में जो सभा होता है, गण का सभा, वो रेगुलरली हो रहा है। उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। क्या सभी सदस्य आते हैं? उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वो पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैतन्यों की रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने का कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये जब तक ये सब होते रहेगा बज्जी में, तब तक बज्जी प्रोग्रेस करता रहेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। गुप्त शासकों ने, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एक और पॉइंट है अन्यत्र। अन्यत्र में है अपने एटलस में, ये मैप में आपको यूनान और एथेंस ढूंढने को कह रहा है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। इसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यह शासन व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसके बाद क्या हुआ, 30 साल से इसमें क्या होता था कि जो 30 साल से ऊपर के सभी लोग थे उसको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा होती थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40, इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो कि दास नहीं थे उनको। और यहाँ पे सभा जो था, जो इम्पोर्टेंट विषय होता था उस पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इन सभा में जो सभी नागरिक थे जो 30 साल से ऊपर के थे और जो दास नहीं थे उन्हें सभी भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्ति जो होता था उसको लॉटरी के आधार पर किया जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब सबको सेना और नौसेना में अपना सेवा देना ही है। औरतों का जो वहाँ पे नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। मतलब वहाँ जो व्यापारी थे, शिल्पकार थे, महिलाएं थी और वहाँ जो खादानों, खेतों में काम करने वाले लोग थे उसको अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ उनको था जो 30 साल से अधिक उम्र के थे और जो दास नहीं थे उनको अधिकार मिला हुआ था। अभी है इसमें एक क्वेश्चन आंसर है और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि नए शासक जो आए लगभग 3000 साल पहले आए। महाजनपद की स्थापना लगभग 3000 साल पहले से भी। सिकंदर जो आक्रमण किया दीर्घ निकाय के लेखन के आधार पर, दीर्घ निकाय क्या है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसके आधार पर 2300 साल पहले किया था। गण या संघ राज्यों का अंत क्या हो गया, 1500 साल पहले कर लिया, जबकि गुप्त शासकों ने उसको जीत लिया था। यहाँ पर एक्सरसाइज है, अब है इस चैप्टर का एक्सरसाइज, सही या गलत बताओ। तो पहला है
अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही है, इसका आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, गलत है ये। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले, महल बस्तियों में नहीं मिले थे, ये भी, इसलिए ये भी गलत है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, ये भी गलत है, अनाज नहीं रखा जाता था, बल्कि वो विशेष ओकेजन पे उसमें खाना खिलाया जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ, बहुत से नगर किलाबंद थे, ये सही है। अभी नीचे खानों में ये सबको भरना है, इसमें कुछ नहीं है। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो गणों की सभाओं में कौन से महिलाएं नहीं ले सकते थे, दास नहीं ले सकते थे, और जो शूद्र थे वो भी नहीं ले सकते थे। ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।